दर्द का रिश्ता होता है कि अगर इस साजिश के पीछे मेरा हाथ नहीं है तो इस सारी जायदाद को अपने नाम करवाने के पीछे केदारनाथ। बड़े भैया केदारनाथ। अब तक ना इन दो भाइयों की वजह से ये घर एक था, वरना उस सरस्वती ने तो घर में कब की दीवार खड़ी कर दी होती। अगर फिर कभी हरिद्वार आना हो आप मुझे फोन कर सकती हैं। अगर हम अच्छे दोस्त बन गए तो एक दूसरे को तुम भी तो कह सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतनी इजाजत तो दी तुमने, ये तो माना कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अच्छे दोस्त हैं। हेलो हेलो दीदी। हाँ खुशबू। दीदी आप वहाँ से निकली या नहीं? दीदी वहाँ से तुरंत निकलिए प्लीज। हेलो हेलो दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ खुशबू आ रही है, लेकिन बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहुत बड़ी बात है दीदी, बहुत बड़ी बात है। मैंने सुनी है, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ। पर दीदी मुझे लगता है कि सच्चाई यही है। आप जल्दी आ जाइए दीदी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब रखो खुशबू, मैं निकल रही हूँ। ओके दीदी, जल्दी आइए, बाय। हाँ बाय। क्या हुआ? पता नहीं अब क्या बात हुई। चलो मैं निकलती हूँ, कुछ भी पता चले फोन कर देना। चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। ओके चलो। भावना। हाँ जी आई जी। हाँ भाई, जल्दी से खाना लगा दो, मैं दुकान पर शामू को अकेला छोड़ कर आया। जी अभी लगा दी। अरे सुनो, हाँ? माताजी ने खाना खा लिया ना? हाँ खा लिया। ठीक है, मेरे लिए भी खाना ले आओ। जी। और सुनो, ये चंदन कहाँ है? सुबह से एक बार भी दुकान पर नहीं आया। हाँ वो पूर्णिमा के साथ होगा। पूर्णिमा के साथ? वो माता जी की पोती है ना पूर्णिमा, वो जो अक्सर हरिद्वार आ जाती है। अच्छा अच्छा, क्या आज भी आई हुई है? हाँ, उसने चंदन को मैसेज किया था कि वो चंदन के साथ ही अपनी दादी माँ को ढूंढना चाहती है, बस इसीलिए चंदन गया है। कमाल की बात है, माता जी हमारे घर में है और चंदन पूर्णिमा के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ पे। कैसा संजोग है ये? मैंने चंदन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की इतनी अच्छी है, उसने अपनी माँ जी को ढूंढने के लिए चंदन से मदद मांगी, तो चंदन इनकार करे भी तो कैसे? ठीक है, जो होता है होने दो। बस चंदन से कहना कि एक बात का ख्याल रखे, कुछ भी हो जाए लेकिन पूर्णिमा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि चंदन मेरा बेटा है। मेरा बेटा यानी मुकुंद प्रसाद चौरसिया का बेटा, क्योंकि मेरा नाम पूर्णिमा के घर में अब तक चर्चा का विषय बन चुका होगा। जी मैं ख्याल रखूंगी। मैं खाना लगाती हूँ। इसे कहते हैं दोहरी चाल, डबल गेम। राम 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 राम, जो खेल बड़े भाई साहब ने खेला है, ऐसा खेल तो बांकेलाल अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। एक रामायण का जमाना था जिसमें एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष वनवास चला जाता था, और एक ये बड़े भाई है। घोर कलयुग आ गया है। राम 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 राम, अपने हिसाब से। कलयुग में क्या अच्छे भाई साहब नहीं होते? अमरनाथ भाई साहब की नीयत को कलयुग से जोड़कर मत देखिए भाई साहब। मुझे तो इंतजार है बस उस एक कड़ी का, तो एक ऐसी कड़ी मिल जाए जिससे मैं अमरनाथ भाई साहब की नीयत को सबके सामने ला सकूं। अब कौन सी कड़ी मिलेगी तुम्हें? अब कौन सी कड़ी मिलेगी केदारनाथ?
एक तरफ तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा दफ्तर निकल गया, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जमीन निकल गई, और दूसरी तरफ वैभव की तो लॉटरी निकल गई, लॉटरी। वो दुनिया भर में गाता फिर रहा है कि वो एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा है। सोचो केदारनाथ कि ऐसा संजोग कभी होता है कि एक तरफ तुम्हारा दफ्तर नीलाम होगा और दूसरी तरफ वैभव के नाम से एक दफ्तर का रिबन तुम्हारे बड़े भाई साहब काटेंगे अपने हिसाब से। इन्हीं रिश्तों की वजह से मजबूर हूं मैं भाई साहब। रह रहकर बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आता है, कुछ भी हो है तो वे मेरे बड़े भाई ना। लेकिन ये रिश्ते वो भूल चुके हैं, उसका क्या? वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि तुम उनके भाई हो या वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये एक नए महाभारत की लड़ाई है। और तुम्हें याद है कि श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया था? उन्होंने कहा था कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में ना तो कोई अपना होता है और ना ही कोई पराया। रण क्षेत्र में केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विजय, विजय का लक्ष्य। और ये लड़ाई भी तो धर्म और अधर्म की है केदारनाथ। और इस लड़ाई में तुम्हें सब कुछ भूलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। क्यों सरस्वती? मैंने सही कहा ना अपने हिसाब से? आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हम खामोश रहकर अपनी बर्बादी को गले तो नहीं लगा सकते हैं ना? हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये दुनिया गूंगे बहरों की नहीं है। जो मनुष्य अपना मुंह बंद रखता है उसे लोग गूंगा समझ लेते हैं, और गूंगे बहरों का मजाक तो बच्चे भी उड़ा लेते हैं। इसलिए गूंगे बहरे मत बनो, अपने अधिकारों को समझो अपने हिसाब से। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग माँ जी को हरिद्वार पहुंचाने का फैसला इसलिए किया था ना, ताकि आप लोग दफ्तर और घर को दोनों को बचा सके। लेकिन भाई साहब ने ऐसी चाल चली, अब ना तो दफ्तर बचेगा और ना ही घर। और देख लेना केदारनाथ, जिस तरह ऑफिस नीलाम होने के बाद दूसरा ऑफिस खुलने वाला है वैभव के नाम से, वैसे ही एक बड़ा बंगला भी बनेगा जिसमें बड़े भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ आराम से सोएंगे अपने हिसाब से। अब मैं चलूं? अब क्या बोलूं मैं दीदी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती ना। अब इस घर के मामलों में बोलने का अधिकार भी तो नहीं है मुझे। ऐसा क्यों सोचती हो नैना? हम सब अलग थोड़ा ही ना है, खानदान तो एक ही है। बाके भैया इनके चचेरे भाई हुए तो क्या, खून तो एक ही है ना। ऐसा आप सोचती है दीदी, हर कोई थोड़ी ना ऐसे सोचता है। वैसे मैं सरस्वती के बारे में बात करना चाहती थी। बाप रे बाप, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है आप लोगों के बारे में। झूठ बोलूं तो जुबान जले दीदी, मैं तो सुनना भी नहीं चाहती, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। लेकिन क्या करूं दीदी, कानों में रुई तो नहीं ना डाल के बैठ सकती मैं। जाने दो नैना, बात बढ़ाने से बढ़ती है। बात जहां हो उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए। क्या बात है वैभव, बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ मुझे एक नया रास्ता मिल गया है। बस यूं समझ लो, जो मैं करना चाहता था वो कर लूंगा। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें वैभव? चाची बस सब कुछ तय हो चुका है। क्या बात हो गई भाई? ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई कि घर में मिठाई बांटी जा रही है? चाचा आप भी मुंह मीठा कीजिए, जल्द ही मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी लॉन्च कर रहा हूँ। एक तरफ तुम्हारा दफ्तर नीलाम होगा और दूसरी तरफ वैभव के नाम से एक दफ्तर का रिबन तुम्हारे बड़े भाई साहब काटेंगे अपने हिसाब से।
जिस तरह ऑफिस नीलाम होने के बाद दूसरा ऑफिस खुलने वाला है वैभव के नाम से। क्या बात है चाचा, क्या सोचने लगे? अरे मुंह तो मीठा कीजिए। मुंह मीठा करने के नाम पर जिंदगी को कड़वा तो मत करो वैभव। तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि अब तुम अपनी नई कंपनी को लॉन्च करने की बात करने लगे। आपको मजाक लग रहा है चाचा? मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। लेकिन जो बैंक से लोन लेना था वो तो पास हो ही चुका है, और जो मुझे पैसे लगाने थे उसका भी इंतजाम हो चुका है। क्या हुआ चाचा, आपको यकीन नहीं हो रहा? मैंने तो अपनी कंपनी का नाम भी सोच लिया है। अच्छा, क्या? गंगा टूर्स एंड ट्रेवल्स। कैसा लग रहा है आपको ये नाम? बहुत अच्छा है। नहीं वैभव, अब मेरे सामने कोई वजह नहीं कि मैं यकीन नहीं करूं। मैं समझ सकता हूं और अच्छी तरह से समझ रहा हूं मैं कि तुम्हारी ये लॉटरी कहां गई। ये लॉटरी नहीं लगी है चाचा, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने कितनी मेहनत की है ना वैभव, इसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह से है। जब किसी को धोखा देना होता है ना, तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। कैसी बात कर रहे हैं आप केदार भैया? कैसा धोखा? किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? अब वैभव ने कोई धोखा किया है क्या? आप समझे या ना समझे भाभी जी, पर जिसको समझना है वो अच्छी तरह से समझ सकता है। खुद को बचाने के लिए लोग इसी तरह इल्जाम दूसरों के सर मढ़ देते हैं। तुम्हारी बात सुनकर तो समझने वाला अच्छी तरह से समझ जाएगा केदार। वो एक पुरानी कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना होगा तुमने? क्या क्या सुना था और देखा था भाई साहब, ये बातें तो पुरानी हैं, पर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उसे देखकर मैं अपनी आंखें हरगिज बंद नहीं कर सकता। और आप एक बात समझ लीजिए भाई साहब, धोखा और बेईमानी का खेल हर एक को रास नहीं आता। बकवास मत करो तुम केदार। तुम जो कहना चाहते हो ना, काश आईना सामने रखकर कहा होता तो तुम्हारी सारी बातें सच साबित होती। कल तक मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब सब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। तो फिर कहिए ना, कहते क्यों नहीं आप? चुप क्यों है? जो भी आपके दिल में है उसे खुलकर कहिए। चुप रहो तुम। ये सारी बातें करके मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। हमें आपस में जो भी बात करनी है वो दफ्तर में करेंगे, यहाँ नहीं। बात करने को रह ही क्या गया है भाई साहब, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। केदार भैया, ये जो आग लगी है ना, इसमें से धुआं उठेगा भी और दूर दूर तक फैलेगा भी, ये ध्यान रखिएगा। लगा देर से मुंह जबान चलाता है, मेरे सामने मुंह खोलता है तू। इतनी हिम्मत हो गई, मैं कुछ बोलता नहीं हूं तो बोलते चले जा रहा है। हमारी कंपनी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ केदार। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। लेकिन कंपनी के सारे फैसले तो आप दोनों ही लिया करते थे ना।
दर्द का रिश्ता होता है। बात करने की तमीज नहीं है। आप चलिए ना अंदर। सुना तुमने? देखा तुमने केदार की माला? मेरे से सवाल लड़ा रहा है, मुझ पर सवाल खड़े कर रहा है वो, मुझ पर। सवाल तो न जाने कितने खड़े हो चुके हैं और कितने खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सवाल ही है कि जवाब क्या है किसी की समझ में नहीं आता। इस सवाल की बुनियाद में सिर्फ एक शब्द है और वो है धोखा। वो धोखा जो मैंने खाया। धोखा देने वाले रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करते, रिश्तों को इल्जाम देकर तोड़ने की कोशिश नहीं करते, और इसी बात की कोशिश की जाती है। आप भी तो आजकल कुछ साफ साफ कहते नहीं, आपकी हर बात इशारे में होती है, और वो इशारा किसी की समझ में आए या ना आए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कह नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा तुमने श्रावणी, बिल्कुल सही कहा। शब्द खो गया हूं मैं बोलने के लिए, लेकिन केदार को जवाब देने का हौसला नहीं खोया मैंने। उसे तो जवाब जरूर दूंगा। जिस दिन मेरी जबान खुली ना, तो इस घर में तूफान खड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इस घर में तूफान खड़ा हो। आप दोनों भाइयों के बीच ये कड़वाहट कैसी? आप दोनों भाइयों के बीच ये सोच पनपी कैसे? पहले तो ऐसा नहीं था। लोग मिसाल दिया करते थे आप दोनों की। लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों में कितना अपनापन है, कितना विश्वास है दोनों में। इसी विश्वास की पीठ पर उसने खंजर भोंका है, केदार ने, और मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। वो मुझ पर इल्जाम लगाकर समझता है कि मैं उसकी साजिशों को समझ नहीं पाया। श्रावणी, मैं सब समझता हूं और सब समझ चुका हूं। आज जो हमारे घर की हालत हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ केदार की वजह से। मैं बेवकूफ था जो उसकी बात सुनता रहा, वो जो कहता रहा मैं करता रहा। अब उन बातों को दोहराने से क्या फायदा? इन बातों को मैं भूल नहीं पाया हूं श्रावणी। हमारी कंपनी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ केदार। पता नहीं कैसी कैसी स्कीम लेकर मेरे पास आता था, और मैं खुशी खुशी मान भी जाता था। धीरे धीरे कंपनी नुकसान में डूबती चली गई, और आज वो मुझ पर सवाल खड़े कर रहा है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। लेकिन कंपनी के सारे फैसले तो आप दोनों ही लिया करते थे ना, फिर भी कंपनी के मामले में धोखा कैसा? मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे घर पर भी आने लगा है। सरस्वती भी आजकल इसी तरह बात करने लगी है। मैं उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है धोखा किसने किसके साथ किया है। श्रावणी, मैंने हर वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि दफ्तर के मामलों को घर से दूर रखो, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं इन मामलों को दफ्तर से दूर नहीं रख सकता। इसका असर घर के माहौल पर जरूर पड़ेगा। तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वक्त आने पर सबको जवाब दूंगा मैं। देखा केदारनाथ, देखा तुमने? वैभव का लोन पास हो गया, उसके पैसों का इंतजाम भी हो गया। बस अब तो उसकी न्यू ट्रैवल एजेंसी का उद्घाटन बाकी है अपने हिसाब से। देख रहा हूं भाई साहब, धीरे धीरे सारी बातें समझ में भी आ रही हैं। समझ में तो आ रही हैं केदारनाथ। देखो, इस घर की खुशियों की कब्र के ऊपर अपनी कामयाबी का महल खड़ा कर रहे हैं ये लोग। इसकी ईंटें धोखे की हैं, जिसकी रेत बेईमानी की, और उसका सीमेंट फरेब का। और इस महल का नाम क्या होगा पता है? विश्वासघात। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो कह रही हूँ, वहां सरस्वती दुखी है और यहाँ आप दुखी। और आपने तो देखा ही होगा, श्रावणी दीदी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। झूठ बोलो तो जुबान चले। अरे
अरे सबके सामने तो परेशान होने का नाटक करती रहती है, लेकिन अकेले में बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है। आपको पता है, मुझे ना अभी उनके खुशी का मतलब समझ में आ गया। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन भाई साहब इस जमीन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि इसका खुलासा कैसे किया जाए। लेकिन इस वैभव के बारे में मुझे पता लगाना है कि इसके झूठ का खुलासा कैसे किया जाए। जिस बैंक लोन का वो दावा कर रहा है, पैसों का इंतजाम हो जाने का दावा कर रहा है, वो है तो हमारे पैसे ही, माँ की जमीन के पैसे। हाँ केदारनाथ, हाँ, लेकिन ये जो मुकुंद प्रसाद चौरसिया है ना, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी आसामी है जिसके साथ बड़े भाई साहब ने डील की है और एक मोटी रकम वसूली है उससे। या वसूलेंगे या वसूलते रहेंगे। मुझे लगता है कि पूर्णिमा की समझ में यह बात आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी दादी माँ जिंदा हो। दर्द का रिश्ता होता है। देखो केदारनाथ, तुम चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन एक काम जरूर करना, इस मुकुंद प्रसाद चौरसिया का पता जरूर लगाना अपने हिसाब से। मुकुंद प्रसाद, चंदन कहाँ है भावना? अपने कमरे में होगा, और कहाँ? पूर्णिमा आई हुई थी, चंदन ने कुछ बताया उसके बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। अच्छा, चंदन, मेरा चंदन। जी पापा। बेटा, मैंने सुना है कि पूर्णिमा आज भी यहाँ आई हुई थी। जी पापा, आज उसने पुलिस स्टेशन में जाकर यह पता करने की कोशिश की कि 25 दिसंबर को पुलिस को कोई लावारिस लाश तो नहीं मिली थी। और फिर उसके बाद उसने घाट पर भी जाकर पता किया था कि नदी में बहने की वजह से किसी की मौत तो नहीं हुई थी। पापा, वो परेशान तो बहुत है। इसका मतलब साफ है बेटा, उसे ये पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ पापा, मुझे लगता है कि पूर्णिमा की समझ में यह बात आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी दादी माँ जिंदा हो। अमरनाथ ने सबको यह बताया था कि गंगा स्नान के वक्त ठंड लगने की वजह से दादी माँ की मौत हुई। और उन्होंने हरिद्वार में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। मैंने माँ और पापा को बात करते हुए सुना था कि बड़े पापा जान पूछ के दादी माँ को घाट पे मरने के लिए छोड़ के आए थे। क्या? दरअसल इसमें से बड़े पापा नहीं, मेरे पापा भी शामिल है। वो दादी माँ को चांद पूछ कर लेके गए थे हरिद्वार, ताकि दादी माँ की ठंड से सिकुड़कर वहीं मौत हो जाए।